जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर समाप्त हो चुका है 23 अगस्त 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का। तो इसमें हम जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं, हिंदी के प्रश्न को बिल्कुल सॉल्व करने वाले हैं और यह 100% सही उत्तर है और आप इसको मिलान कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट 5512 के एग्जाम होने वाले हैं, तो सभी के लिए यह क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको एक एक प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होगा बिल्कुल इसी तरह से आपको देखने को मिलने वाला है और यहाँ से आपको काफ़ी हेल्पफुल भी मिलने वाली है, क्योंकि इस टाइप का थोड़ा सा पैटर्न आपको समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हिंदी का है। यहाँ इस वीडियो में केवल हिंदी के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियों मूर्छा खाए। यहाँ पर पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में किस रस का प्रयोग किया गया, इनमें कौन सा रस है। तो भैया यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इसको मिलान कर लीजिए। चलिए यहाँ से जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले हैं, जो जिसका एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में है या कल एग्जाम है, वो लोग यहाँ से रस से संबंधित प्रश्न को, बेसिक वाला जो क्वेश्चन होता है इसको देख लें, जैसे इनका स्थायी भाव वगैरह क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। 59 नंबर पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, और शब्द अलंकार के कौन कौन से भेद होते हैं इसको हमने करवाया है। एक शब्द हमने आपको याद करवाया था, अवश्य। तो अवश्य एक शब्द है, आप इसको याद रखिए। शब्द अलंकार का भेद इसी में समाप्त हो जाता है। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्त अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। ये सभी शब्द अलंकार के भेद होते हैं। तो भैया श्लेष अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, लेकिन रूपक अलंकार शब्द अलंकार का भेद नहीं है या अर्थालंकार का भेद है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर पे चलते हैं। कह रहा कि अगम और आगम शब्द का सही युग्म क्या है? तो इसको भी क्वेश्चन हमने करवाया है। आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जो शब्द युग्म वाला है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और प्रैक्टिस सेट जब करवा रहे थे उसमें भी था। तो अगम और आगम का सही शब्द युग्म क्या होगा? तो अगम का अर्थ क्या होता है? अगम का अर्थ होता है दुर्लभ। क्या होता है? दुर्लभ। और आगम का अर्थ क्या होता है? आगम का अर्थ होता है उत्पत्ति। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, दुर्लभ और उत्पत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो मूक का अनेकार्थी पूछ रहा है। तो मूक मतलब क्या होता है? शांत होना। क्या होता है? मूक मतलब शांत। और गूंगा, चुप, ये सभी मूक के अनेकार्थी होते हैं। लेकिन विवश क्या है? विवश मूक का अनेकार्थी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप प्लेलिस्ट बिल्कुल, अगर आप लोग का नेक्स्ट शिफ्ट में पेपर है तो 14 से 15 वीडियो बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 वीडियो को देख लीजिए। ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो नहीं है, मात्र 15 से 16 मिनट का वीडियो है, 17 मिनट का। उसको आप देख कर जाते हैं तो हिंदी में आप बेहतर से बेहतर स्कोर करके आएंगे। ठीक है, उसमें हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया है। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो आप भला तो जग भला, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप भला तो जग भला। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, और यह श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो यह पहला भाग है। इसके कुल 4 भाग थे, तो इनमें से पहला भाग पूछा गया है। तो इनके जो चारों भाग हैं इसको आप देख के जाइएगा। हो सकता है आपका जो नेक्स्ट शिफ्ट है उसमें दूसरा भाग, तीसरा भाग या चौथा भाग, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, या क्वेश्चन को रोटेट करके थोड़ा सा इस तरह पूछ सकता है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी पंक्ति है या किसकी आत्मकथा है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो यहाँ पर
माखनलाल चतुर्वेदी थे। कौन थे भैया? माखनलाल चतुर्वेदी थे। और किसके लिए? हिम तरंगड़ी के लिए इन्होंने इसको पुरस्कार मिला था। ठीक है, हिम तरंगड़ी के लिए। अगला क्वेश्चन 66 नंबर का है, वयोवृद्ध। वयोवृद्ध में कौन सी संधि है? तो वयोवृद्ध में भैया ए ओ अर आए। जब का क्या आता है? ए आए, ओ आए, अर आए, तो ए हो जाता है गुण संधि। और इसका हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ ले कि इनमें कौन सी संधि है, तो आपको बताना है गुण संधि। अगर ए आए, ओ आए, अर आए तो गुण संधि होगा, लेकिन इसका संधि विच्छेद यहाँ पर करना है, तो वयः प्लस वृद्ध होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, वयः प्लस वृद्ध होगा। अगला क्वेश्चन है 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? नंद किशोर आचार्य को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में कौन सा समास हो जाएगा? तो देश के लिए प्रेम। क्या हो जाएगा? देश के लिए प्रेम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तत्पुरुष समास होगा। तो देश प्रेम में कौन सा समास होगा? देश के लिए प्रेम, तत्पुरुष समास होगा। 69 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि जुबान पर लगाम ना होना। जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ क्या होता है? तो पहला दिया सदैव कठोर वचन कहना, ये तो गलत है। तीसरा दिया है अस्पष्टवादी होना। दूसरा दिया है सर्वत्र अपनी वाग्मिकता दिखाना, ये भी गलत है। और चौथा दिया है अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, ये वाला बिल्कुल सही है। जुबान पर लगाम ना होना, इसका अर्थ क्या है? अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। चलिए 70 नंबर पे चलते हैं, कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो पर्यायवाची भी हमने करवाया है, पर्यायवाची को भी आप देख के जाइएगा। और यहाँ पर कह रहा है कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर सोम, अमीय, सुधा, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन क्षीर अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दंत वर्ण नहीं है? तो भैया दंत में आपका ता था दा धा ना आता है, तो ता वर्ग में आता है, लेकिन टा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने आम खा लिया है। इसमें प्रयुक्त काल में, इसमें आपको पहचाना कि प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल है। तो मैंने आम खा लिया यानी अभी अभी जस्ट खाया है, तो यहाँ हो जाएगा आसन्न भूतकाल। क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। जब कोई कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक ही, ठीक है, कह रहा किसी एक में ही आस्था रखने वाले के लिए एक शब्द पूछ रहा है, तो उसके लिए शब्द होता है अनन्य होता है। किसी व्यक्ति की अगर एक में आस्था हो उसे हम कहते हैं अनन्य कहते हैं। अनिकेत किसको कहते हैं? जिसके पास घर नहीं हो तो उसे हम कहते हैं अनिकेत कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है? किसी एक में ही आस्था रखने वालों के लिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? अनन्य होगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प ने ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? तो शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको प्रत्यय ढूंढना है। तो उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो धमाका में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आका हो जाएगा। लड़ाकू में आकू हो जाएगा। उड़ाक में आक हो जाएगा। छिलका में का प्रत्यय हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? धमाका में आका, तो आपको पहले वाले ही ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा आका, यानी धमाका में आका हो जाएगा। लड़ाकू में आकू हो जाएगा। उड़ाक में आक हो जाएगा। छिलका में का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 74 का ए। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य का चयन यहाँ पर कौन सा सही है? कह रहा कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। दूसरा कह रहा है कि साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। और सी वाला कह रहा है इस समय मोहन की आयु। तो जब भी अवस्था किसी की दर्शानी होती है तो अवस्था का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एज को दर्शाने के लिए आयु का प्रयोग नहीं, अवस्था का प्रयोग होता है। तो सी वाला गलत हो जाएगा। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें जाना होगा, ये वाला भी गलत है। और यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साहब ने कहा कि यहाँ पर जो लगाया है कि अल्पविराम, तो यहाँ पर अर्धविराम होगा। चलिए आगे चलते हैं 76 नंबर पर, सदा एक वचन में प्रयुक्त
होने वाले शब्दों को चुनिए सदा एक वचन में, जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। तो भैया वर्षा और जनता हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। प्राण आपका बहुवचन में होता है, होश बहुवचन में होता है, हस्ताक्षर बहुवचन में होता है। तो इसके वजह से ये सब नहीं सही होगा। सदा एक वचन की बात किया है तो वर्षा और जनता सदा एक वचन में होते हैं। 77 नंबर का पूछ रहा है कि 77 का क्या होगा, राजा शब्द के लिए पर्यायवाची क्या होगा। तो राजा किसको कहा जाता है, नरेंद्र को कहा जाता है। किसको, नरेंद्र को कहा जाता है, यानी इंद्र को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो राजा शब्द के लिए पर्यायवाची क्या होगा, नरेंद्र होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो भैया शुद्ध वाक्यों का चयन यहाँ से पूछ रहा है। तो भारत में अनेक जातियां हैं, ये वाला बिल्कुल सही है। अगर सी वाले की बात करें, भारत में अनेक जाति हैं, ये गलत है। भारत में अनेकों, अनेकों शब्द गलत होता है। अनेकों जात, ये भी गलत है। भारत में अनेक जातियां हैं, ये वाला सही है। तो 78 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह से आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 80 नंबर पे चलते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो पहला कह रहा है कि अच्छा तुम घर आओ, ये वाला तो नहीं सही है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये भी गलत है। अच्छा वह अभी आ जाए, ये भी गलत है। लेकिन डी वाला, वह स्थान बहुत अच्छा है, यानी स्थान की विशेषता बता रहा है। स्थान की विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा है। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में किया गया है। 81 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि प्रेम सागर के रचनाकार कौन है। तो प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। जो साहित्यिक रचनाओं वाली वीडियो है उसको आप देख लीजिए, और प्लेलिस्ट में हमने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ाया है, और वहाँ से आप देख के जाते हैं तो आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनावर्त। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या होगा। तो अनावर्त का मतलब जो दोहराया ना हुआ हो, ठीक है, जिसको दोहराया ना गया हो, ना दोहराया हुआ। तो अनावर्त का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना दोहराया हुआ। 83 क्वेश्चन की बात करें, 83 नंबर की, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, इसके लिए हमने बताया था कि अच्छा अच्छी, मेरा मेरी लगा के आप चेक कर लीजिए। जब अच्छा के साथ अगर सेट बैठे तो आप पुल्लिंग बताइएगा, अगर मेरी के साथ या अच्छी के साथ बैठे तो स्त्रीलिंग होगा। तो मेरा क्षेत्र, तो भैया मेरा क्षेत्र जाहिर सी बात है, तो यह अच्छा क्षेत्र, मेरा क्षेत्र, ये पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो ये क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। वह आई हो, देखिए अगर शायद का प्रयोग हो और यदि का प्रयोग हो और हो का प्रयोग आ जाए तो आप संभाव्य वर्तमान पर टिक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोच और अशौच शब्द का सही विकल्प चुनिए। अशोच का मतलब क्या होता है, जो बिना सोचे, यानी बिना सोच के। अशोच मतलब क्या होता है, बिना सोच के। और अशौच, अशौच मतलब अशुद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग लगने पर कुआं खोदना। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो आग लगने पर कुआं खोदना यानी संकट के समय बचाव के लिए सोचना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला क्वेश्चन है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसे सरलता से पढ़ लेंगे उसे हम सुपाठ्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुपाठ्य। 88 नंबर की बात करें, यानी 88 नंबर में कौन सा राइट आंसर होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग में पहला शब्द उपसर्ग होता है। मूल शब्द को आप अलग कर लीजिए, जो मूल शब्द है उसको आप अलग कर लीजिए, और जो सबसे पहले लगा रहेगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग हमेशा पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। अगर प्रभाव की बात करें, प्रभाव में भाव मूल शब्द है, तो यह उपसर्ग आपका इसमें है, ठीक है। अपवाद में बात करें तो यहाँ पर वाद, वाद विवाद होता है ना, तो इसमें अप लग गया, अप उपसर्ग है। पराजय, पराजय में यहाँ पर जय मूल शब्द है, इसमें परा उपसर्ग लग गया। लेकिन यहाँ पर ओढ़ना,
ओढ़ना में ढहना तो कोई शब्द है नहीं, इसमें क्या होगा, उपसर्ग नहीं है, ओढ़ना आपका मूल शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। अभी तक हमने जितनी भी हिंदी की वीडियो अपलोड की है उससे एक सिंगल भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया, चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर 1 बाय 1 करके देख लीजिए। आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर जो आप सोच रहे थे ना, आपका एक वीडियो से 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। और 14-15 वीडियो है या लगभग शायद 16 वीडियो है, आप उससे देख कर जाते हैं तो आप यहाँ से हिंदी में फुल का फुल स्कोर करके आएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर गद्यांश की बात करें तो गद्यांश जो पूछा गया है, ये जो टोटल गद्यांश के प्रश्न हैं, ये सभी गद्यांश के प्रश्न 2015 में चकबंदी लेखपाल का पेपर हुआ था। चकबंदी लेखपाल के पेपर से ही उठाया गया है, टोटल कॉपी पेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। 90 का राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि। तो देखिए जो आयोग ने उत्तर माना है उसी को हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन है, अणु विस्फोट से मानवता कोई मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, 91 यानी अणु विस्फोटक के बारे में पूछ रहा है। तो आप जब उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप आंसर दे लीजिएगा, ठीक है। और यह जो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी होगा, क्षुद्रता। क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। 92 का राइट आंसर ए होगा। ये जितने उत्तर हैं सभी आयोग द्वारा इसको वेरीफाई किया गया है। 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारी विज्ञानधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 226 का सी होगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। क्या होगा, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास होगा, 93 का सी होगा। 94 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। क्या है, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। तो हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है। और इस क्वेश्चन को आप इस प्रश्न को देखकर आप पैटर्न को समझ सकते हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर के पेपर लगने वाले हैं, तो यह एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट लीजिएगा। इसका पीडीएफ, ठीक है, 23 अगस्त 2024 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पीडीएफ है, जो पेपर हुआ है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर इसका पीडीएफ सेंड कर दिया गया है, ठीक है। और एक ज़रूरी सूचना है फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, वीपीओ, एजीटीए सभी के पेपर लगने वाले हैं। तो इसी को देखते हुए यूपी जीके ई बुक तैयार की गई है और बिल्कुल इसमें ओरिएंटेड कंटेंट रखा गया है एग्ज़ाम के रिलेवेंट। जो एग्ज़ाम के पैटर्न है, जो यूपी ट्रिपल एससी के नए पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आधारित है। और इसमें सभी टॉपिक को अच्छे से ऐड करके हर एक टॉपिक के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन रखे गए हैं। तो आज ही इस बुक को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर आप 125 रुपये पेमेंट करके आप इस ई बुक को ले सकते हैं। और इसमें 2 ई बुक दी जा रही है, 125 रुपये में 2 ई बुक दी जा रही है। यानी पहली तो यूपी जीके है, 234 पेज की है, और दूसरी ई बुक है आपकी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, जो कि 44 पेज की है, 6 मंथ का करंट अफेयर है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इसका कलेक्शन किया गया है। तो आप दोनों ई बुक को लेकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 125 रुपये पेमेंट करना है आपको इस नंबर पर, ठीक है। और दूसरी ई बुक है आपकी कंप्यूटर की ई बुक है, और इसमें हर एक टॉपिक को भी अच्छे से ऐड किया गया है। जो नए नए टॉपिक ऐड किए गए हैं यूपी ट्रिपल एससी में, जो पहली बार ऐड किए गए हैं उसको, और यूपी ट्रिपल एससी में आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों का कलेक्शन एक साथ किया गया है व्याख्या के साथ। हर एक टॉपिक के बाद आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज़बरदस्त कंटेंट है और बिल्कुल सीक्वेंस वाइज रखा गया है। और ऐसी मार्केट में कोई बुक उपलब्ध नहीं है जो कि इन नए टॉपिक को अच्छे से कवर करे, लेकिन इस ई बुक में आपको अच्छे से सब कुछ डिजाइन किया हुआ मिलेगा। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या जाए, जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है 9793661506, इस पर 100 रुपये पेमेंट करके आप इस बुक को लेकर
आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना है, यानी ये व्हाट्सएप नंबर भी है। इसी नंबर पर आप स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। थोड़ी देर बाद आपको ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। तो 225 रुपये पेमेंट करके आप उत्तर प्रदेश यूपी जीके की 2 ई बुक और कंप्यूटर की ई बुक, दोनों ई बुक लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करिए। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।